है। अभय जी, एक जवाब आप दीजिए, फिर आप दोनों के पास आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो हिंदुओं का एससी का आरक्षण है उसमें सेंध लगा रहे हैं मुस्लिम एससी को आरक्षण देकर। आप दरअसल हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया पूरी डिबेट में अंजना जी मुझे। मैं बार बार कह रहा हूं कि कनेक्शन ठीक कराइए, कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफा हो जाएगी ना फिर तो डिबेट में, जब सुन ही नहीं पाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा बताइए। बिल्कुल। मैं अब आपको आवाज आ रही है सर? हेलो, आपने सुधांशु जी को सुना या नहीं सुना? बहुत ही कट कर आ रही है, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। रोज नहीं बोलते ना वो। अगर आज कह रहे तो हमारे पीसीआर मुझे बता रही है कि हमारे पीसीआर से बताया जा रहा है कि आपके कनेक्शन में अब प्रॉब्लम नहीं है, शायद जहां पर आप बैठे हैं आज वहां पर नेटवर्क खराब है, वो कह रहे हैं, इसीलिए मैंने रिकनेक्ट आपको कराया। सर अभी भी आ रही है, नहीं आ रही है? मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्टूडियो आ जाता हूं, लेकिन आपके यहाँ से कहा कि नहीं हम यही कैमरा भेजेंगे। नहीं तो मैंने तो कहा था मैं दिल्ली में हूँ, स्टूडियो में आ जाता हूँ। ठीक है, आप आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। एक बार फिर से आपका फोन, ठीक है, आपका फोन एक बार फिर से रिकनेक्ट कराते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए उनको। तब तक वारिस पठान साहब आपके पास आते हैं। वारिस पठान साहब एक बार आ रहे हो आप? सुधांशु जी, आपकी आवाज ही नहीं जा रही है उनको, वो कह रहे हैं अभी आवाज नहीं आ रही है। एक बार बोले उसके आ रही हो। अच्छा आप ही बोल लीजिए पहले। देखिए बड़ा प्रश्न ये है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत क्यों है? वो कह रहे हैं ना बार बार कि आप, ये आशय आपका है कि हिंदू खतरे में है। वो कहां खतरे में है? अगर बहुसंख्यक है इस देश में और हर महत्वपूर्ण पद पर हिंदू बैठा है तो कैसे मुसलमान हिंदू खतरे में? एक समय पाकिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, अफगानिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, बांग्लादेश जिसे आप देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, जो कश्मीर देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, और सारे के सारे सिमटते चल गए। और जो 80% क्या 85% आबादी होती थी, आज 76% आबादी हो गई है। आप देखें हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया गया, और वहां के एजेंडा और क्या हो गए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस 2024 के रिजल्ट से उन्होंने जरूर दो चीजें जरूर सीखा होगा। एक कि इस देश में वोट जिहाद हुआ है। वोट जिहाद होने का मतलब देश का मुसलमान हिंदुत्व की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और ये आंकड़े मेरे पास हैं जिसे मैं बूथ वाइज पूरे देश का दिखा सकता हूं कि हर जगह जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 2 वोट आया है, 3 वोट आया है, 5 वोट आया है, 4 वोट आया है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, मुसलमान इस पर वोट नहीं करता है। मुसलमान इसमें वोट नहीं किया है, दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। और संभवतः ये सीख दोनों को मिली है। अब मैं दोनों को सीख इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2024 से चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए किया, मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा किसी ने किया है। किसी भी पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जा रही थी कि कम से कम उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता की लड़ाई जो है वो ट्रिपल तलाक खत्म करके नरेंद्र मोदी ने लड़ा, वो भी वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। जो बेनिफिशियरी है, एक जहां पर पूरा का पूरा गांव बेनिफिशियरी है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को एक वोट भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है वो इस्लाम के नाम पर वोट करते हैं। और राहुल गांधी जो जिस एजेंडे को चला रहे हैं, मुझे लगता है वो विदेशी एजेंडा था जो भारत में विपक्ष की पार्टियां चला रही। इस देश के हिंदुओं को विभाजित करके रखो। कांग्रेस पार्टी ने यही पॉलिटिक्स आजाद भारत में किया था। 20% संगठित उनको मुस्लिम वोट बैंक होता था और हिंदू वोट जो है वो जातियों में बिखरे होते थे। 35%, 36% वोट उनके लिए सत्ता में लाने के लिए काफी होता था। भारतीय जनता पार्टी और खासकर राम मंदिर मूवमेंट के बाद हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, जो कि उनके पराभव का कारण बना। हिंदुओं में एक एकजुटता आई और उनको पीट करके बाहर निकाला। अब राहुल गांधी, जो आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक प्रयोग किया था और यह विदेशी एजेंसी थी। तो फैजाबाद की सीट क्यों हार गई बीजेपी? मैं वही कह रहा हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग को ध्यान में रखिएगा, उस समय वो नहीं किया था। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाने के बाद मुस्लिम लोगों ने कहा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा करें, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी का यह प्रयोग जो है जातियों के आधार पर यही है। और एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, लेबनान के अंदर यही प्रयोग किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। यह 1926 में प्रयोग किया गया था। लेबनान में क्या हुआ था, पहले वहां पर जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट हुआ करता था, आज वो मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, क्योंकि कम्युनिटीज आपस में कंटेस्ट करते हैं कि कौन ज्यादा जनसंख्या पैदा करे। इस्लाम की जनसंख्या इस देश में 9.6% थी 1950 में, पहला सेंसस के बाद। आप ध्यान रखिएगा, छोटा सा जवाब तो इस देश में वोट जिहाद नहीं होगा तो क्या होगा? और यदि मोहन भागवत जी को लगता है, मोहन भागवत जी ने कहा था डीएनए एक है, राम और रावण का भी डीएनए एक था। रावण और कुंभकर्ण दोनों का डीएनए एक था।
रावण और विभीषण का भी डीएनए एक था, लेकिन एक राक्षस की तरह प्रवृत्ति था और दूसरे की क्या प्रवृत्ति थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, हिंदुओं को सचेत होकर के ये सोचने की जरूरत है क्या हुआ है इस 2024 के इलेक्शन। चलिए ठीक है वारिस साहब, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर दोनों हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनके पास जाएंगे। वारिस साहब, लेकिन दुविधा देखिए ना कि वो अगर मुस्लिम स्ट्रेटेजिकली एंटी बीजेपी वोट करते हैं फिर भी आपको बहुत कम देते हैं, तभी तो आप जो पहले थे वहां से भी घट गए, आधे हो गए। हाँ, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने क्या क्या वोट जिहाद की बात करी। इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी को जिसने वोट नहीं दिया तो वो एंटी नेशनल हो गया, ये वोट जिहाद हो गया। अब बीजेपी को तो हमारे दलित भाइयों ने भी वोट नहीं दिया, हमारे SC ST भाइयों ने भी वोट नहीं दिया, उसको आप कौन सा जिहाद बोलेंगे? नहीं, आप बताइए ना, अगर आपको वोट तो 40% कम ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया है आपको लोकसभा चुनाव में, तो आप उसको कौन सा जिहाद बुलाएंगे? यही आपकी फेलियर है, यही आपका जो भ्रम आप फैला रहे हो, यही नफरत जो फैला रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अंजना जी, बार बार के बीजेपी को खसकती नजर आ रही है, तो अब ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद पे आ जाएंगे। उसके बाद ये पोलराइज करेंगे, ध्रुवीकरण, अब पाकिस्तान आ जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद घुसपैठिया आ जाएगा, गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, तमाम चीजों को ये लाइन पोलराइज करेंगे और ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, जिसका हम स्टूडियो में बैठने का फायदा मत उठाइए, इसीलिए हम लोग स्टूडियो में लोगों को बुलाना बंद कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ, शाउटिंग मैच करना है कहीं और जाइए, चिल्ला चिल्ली करनी कहीं और जाइए, प्लीज बीच में मत बोलिए। नो मिस्टर रागी, नो, प्लीज स्टॉप दिस। सुनिए नहीं, सुनिए, आप सुनिए ना। अरे वारिस साहब, आप सुनिए, बीजेपी ने क्या कर दिया? आप एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, वो कहावत है कि सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जहां JSR जो आप बोलते हैं ना, आप डर के JSR एक बार फुल फॉर्म बोल देने पर आपको माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने पर आपकी वाहवाही होती है। नहीं, मैंने तो आप तो ऐसी पार्टी से आते हैं, आप जितना कम बोले इस विषय पर उतना अच्छा है। लेकिन चूंकि ओवैसी साहब ने टारगेट किया था, एक सांसद है, प्रबल तरीके से संसद में बोलते हैं, इसलिए आपके पास गई थी। अभय दुबे जी, आपकी बारी थी, ऑडियो कट गया था। सुधांशु जी, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, सिर्फ संक्षेप में, जो आपके कह रहे थे कि हिंदुओं के आरक्षण पर सेंध लगा रही है कांग्रेस पार्टी, 2 लाइन में, ताकि अब अभय जी सुनकर उसका जवाब दे पाए। सिर्फ 2 लाइन सर। वो 2 लाइन में, ताकि अभय जी को दोबारा समझ में आ जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां उनको पक्का वाला वोट बैंक दिख जाता, मुस्लिम वोट बैंक, वहां SC ST को छोड़ देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SC ST OBC का आरक्षण साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC ST OBC का आरक्षण साफ। पश्चिम बंगाल ने 91 जातियों को OBC में डाला, उसमें 85 मुस्लिम, OBC का आरक्षण साफ। और डॉक्टर अंबेडकर ने 10 मई 1950 को एज लॉ मिनिस्टर जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें साफ लिखा है SC आरक्षण में कि केवल हिंदू SC को मिलेगा। फिर भी सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन में यह किया गया कि साहब मुस्लिमों को SC में डाला जाए, सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन में लिखा है, और उसी का आधार बनाया गया था कि मुस्लिमों की स्थिति SC से खराब है। जबकि एक तरफ कहते हैं वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति 9,60,000 एकड़ दान दी है, यानी जिस कम्युनिटी की हैसियत हो कि 9,60,000 एकड़ दान दे, उसकी स्थिति SC से खराब। और एक लाइन और कह दूं साहब, एक मामले में अंजना जी, मैं मुस्लिम समाज की तारीफ करूंगा। तारीफ किस लिए करूंगा कि देखिए उनकी सोच देखिए, वो कहते हैं मुझे टॉयलेट मिला, मुझे आयुष्मान भारत में हेल्थ सिक्योरिटी मिली, हेल विद इट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कौम का भविष्य देखना है। वो समष्टिगत सोच रख के चल रहे थे। हिंदुओं में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा हमें कुछ 1000 रुपए मिल रहा है, कौम का भविष्य छोड़ो, खटाखट के चक्कर में नाती पोते कटाकट कटेंगे, कटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्तिगत सोच के चल रहे थे, और इसलिए लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, एकजुटता का बल जीतता है। अभय जी जवाब दीजिए। और दरअसल उनका आशय यह है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप SC का आप सेंध लगा रहे हैं हिंदुओं के आरक्षण में। अंजना जी, आज देश ने देख लिया समूचे, मेरे विद्वान प्रवक्ता साथी हैं, कि कैसे हिंदुओं के प्रति घृणा और वैमनस्य का भाव रखते हैं अगर हिंदू समाज इनको हरा देता है, इनकी 240 सीट लेकर आता है। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे, मैंने वीडियो भी जारी किया था कि 74 मुस्लिमों की जातियां ऐसी थी जिनको OBC का आरक्षण में देता था, तब गर्व की बात होती थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जब लेटरल एंट्री से आप आरक्षण पर वार कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने निर्भीकता से सवाल खड़ा किया और यू टर्न लेना पड़ा, तब आरक्षण खत्म करने का सवाल नहीं था। 4,80,000 पद हैं हमारे PSUs में। क्या कहा सरकार ने कि उनका आरक्षण समाप्त, सब निजी हाथों में सौंप रहे हैं या आरक्षण पर वार। आप कहते थे 400 सीटें दो तो संविधान बदल देंगे। ये अस्मिता जाग गई, दलित अस्मिता। बहुत राग अलाप रहे हैं। आपके लिए कौन है हिंदू समाज? देखिए, अब हिंदू समाज के लोगों देखिए क्या कर रहे हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर में टिकट दिया इन लोगों ने। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का चुनाव लड़ाया इन्होंने। तालिब हुसैन, अमित शाह साहब गृह मंत्री का मंच साझा करता है, पाकिस्तान पोषित आतंकवादी। ये 25 नाम की लिस्ट है मेरे पास।
मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया आपने? बताइए, फिर क्यों घृणा का भाव रखते हैं? असली में मुद्दा क्या है जानते हैं? असली में ये बात इसलिए कर रहे हैं कि दलित समाज के साथ कुठाराघात करने की तैयारी है। ये पूरे देश के समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या कहा जिस दिन बिहार का जातिगत सर्वे आया? जनगणना नहीं थी, वो सर्वे था। तब भी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि ये पाप मत करो। प्रधानमंत्री जी, पाप नहीं है, ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। आपने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्या सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया कि नहीं, कोई राज्य सेंसस नहीं करा सकता? जब बिहार और महाराष्ट्र ने यह मांग खड़ी की तो आपने कहा नहीं, आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, एंट्री 69, ये सिर्फ केंद्र का हक है, हम नहीं कराना चाहते। बिहार के जातिगत सर्वे तक में आपने खिलाफ एफिडेविट दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, कहां है उसके डेटा? 4 साल लगे उस जातिगत जनगणना में। आपने खुद ने उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कहा कि जनवरी 2014 तक हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को सौंप दी गई थी। उसमें अरविंद पनागरिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 5 सदस्य थे, 1 सदस्य का अपॉइंटमेंट नहीं किया, एक मीटिंग उसकी नहीं की और डस्टबिन में उस रिपोर्ट को डाल दिया। वही रिपोर्ट जारी करते थे कम से कम? नहीं, लेकिन आप कुठाराघात करना चाहते हैं। आप मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चला रहे हैं। सबसे ज्यादा दलित समाज, पिछड़े वर्ग और अंतिम पंक्ति का आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बर्बाद कर दिया आपने। 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ क्योंकि आपने नोटबंदी और गलत जीएसटी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, मजदूर किस वर्ग से आता है? मजदूर तो समाज के अंतिम पंक्ति का आदमी है। दर दर की ठोकरें खाने के लिए कोविड की आपने महामारी में उनको सड़कों पर छोड़ दिया। आखिरी बात, फाल्कन 2000 प्लेन, एक सीट का किराया 1 करोड़ रुपए। सुपर रिच को लॉकडाउन लगाने के पहले 121 फ्लाइट से उन सुपर रिच को हिंदुस्तान में बुलाया। बस यही एक अंतर है जो राहुल गांधी समझाना चाहते हैं। ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद इसलिए फैलाना चाहते हैं कि इनके पाप पर पर्दा डाल सके। हम वो होने नहीं देंगे। आप सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं। आप 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने का ख्वाब देखते हैं। हिंदू एकजुटता वाली जो रणनीति है वो भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है, ये उनका आरोप है। मैं क्रमवार जवाब देता हूं। जहां से मैंने बात समाप्त किया था उसका उत्तर नहीं दिया कि वो कटने की बात कैसे होती। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, SC ST OBC अगर 80 से 85% हैं तो पूरे भारत में थे ना। तो 80 साल पहले बांग्लादेश में भी तो थे, कहां चले गए? अगर पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी तो थे। वो पाकिस्तान वाले कहां चले गए? कट गए ना। और अभी आपने कश्मीर का नाम लिया। कश्मीर में जब बात आती सिर्फ कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? कारण कोई ऐसा राज्य हो सकता है अंजना जी जहां एक ही जाति पाई जाती हो? ना, असंभव कोई ऐसा राज्य हो जहां दूसरी जाति पाई ना जाती हो। कश्मीरी पंडित केवल 5% है और जो नॉर्मली 5, 7, 8% से ज्यादा पंडितों की पॉपुलेशन नहीं होती थी। वो बचे 90% जो हिंदू थे वो क्या हुए मेरे भाई? कट गए या कन्वर्ट हो गए? अन्यथा कोई बता दे पूरा एक राज्य जिसमें एक होते हो। और झूठ मान्यवर क्या बोला जाता है? बिहार ये जून 2022 में जजमेंट हुआ। सर पूरा कर लें सर। अबे जी आप तो भद्रता से डिबेट करते हैं। बिहार के जातिगत सर्वे का डिसीजन बिहार की कैबिनेट ने जून 2022 में लिया, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। राहुल गांधी सरेआम झूठ बोलते हैं कि उनके कहने पे किया। इंप्लीमेंटेशन अगस्त 2022 में शुरू हुआ। 7 या 8 अगस्त के आसपास जदयू के साथ आरजेडी की सरकार बनी। तो डिसीजन हमारी सरकार का था, हल्ला आप मचा रहे हैं और ये सरासर फैक्चुअल झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोल चुके हैं कि मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में जब एजेंडा जारी किया गया बाहर तो उन्होंने कहा जातिगत जनगणना को इंक्लूड करिए, पर कांग्रेस ने नहीं किया क्योंकि वो अपने घोषणा पत्र के लिए रिजर्व रखना चाहती थी, यानी इंडी गठबंधन के देशों के साथ वो। और आपने कहा सुपर रिच। अभय दुबे जी ये बताइए, अगर आप कहते हैं उद्योगपतियों की बात, मैं पहले भी पूछ चुका हूं, ये बिरला और टाटा और जमनालाल बजाज सुपर रिच नहीं थे? काहे रहते थे ना महात्मा गांधी, उसमें बिरला हाउसी में रहते थे ना, तो क्या था? वो तो आज उनमें है नहीं। तो सब हमारे टाइम में, आप हमारे टाइम बने। ये सब 2014 से पहले गुमटी लगाते थे करोल बाग में, है? ये बताइए, वो राडिया टेप में आया था कि ये तो हमारी दुकान है कांग्रेस पार्टी। ये सब जो आप करने का प्रयास करते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य, मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य भारत की कंपनियों को कमजोर करना है, सरकारी हो या प्राइवेट। LIC डूब गया, झूठ निकला। SBI डूब गया, झूठ निकला। HAL डूब गया, झूठ निकला। आज तक मैं चुनौती में कहता हूं, एक विदेशी कंपनी के खिलाफ इनका बयान दिखाइए। एक विदेशी कंपनी के खिलाफ आप हमला नहीं करते? राहुल गांधी नौकरी कर चुके हैं ब्रिटिश कंपनी बैकऑप्स में। अभय जी, अंजना जी कश्मीर से प्रारंभ करते हैं। कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पढ़कर आइए, आर्टिकल 370 होने के बावजूद वहां पर रिजर्वेशन था। 2004 का नोटिफिकेशन भूल जाते हैं। क्या कहा? हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ। कब हुआ जानते हैं? 1990, जब भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार थी,
तब वहां पर 19 जनवरी 1990 को दीवारों पर चस्पा कर दिया कि हिंदू कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले जाएं। सिंहपोरा का हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हुआ, सारे सिख समाज के लोगों को गुरुद्वारे के बाहर लाकर काट दिया गया। नदी मार्ग का हमला कब हुआ? नदी मार्ग का हमला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरे के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर काट दिया गया। रघुनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।